हेलो एवरीवन, आई एम पंकज एंड वेलकम टू माय चैनल लेक्चर्स ऑन डिमांड विद आर्ट। आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 3 ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये पार्ट 3 में हम लोग कुछ और नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे जो कि ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है इस चैप्टर का पार्ट है। सो जो फर्स्ट टॉपिक हमें आज पढ़ना है वो है कि मेकिंग केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। इन शॉर्ट हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती है और उससे जो हमें केमिकल इक्वेशंस मिलती है, हम लोग उस केमिकल इक्वेशंस को कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इंफॉर्मेटिव बनाना मतलब कम से कम एफर्ट्स के साथ हम लोग हमारी जो केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बता सके। सो इसके लिए कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप है वो है कि राइटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जो भी केमिकल रिएक्शन में आपके एलिमेंट्स है जो रिएक्ट हो रहे हैं और जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं उनका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा वो लिखना। सो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि जो गैसियस स्टेट होती है उसके लिए हम लोग G ये सिंबल यूज करते हैं। उसके बाद जो लिक्विड स्टेट होती है उसके लिए हम लोग L सिंबल का यूज करते हैं। उसके बाद जो सॉलिड स्टेट है उसके लिए हम लोग S सिंबल का यूज करते हैं। और जो एक्वस स्टेट है उसके लिए हम लोग AQ इस सिंबल का यूज करते हैं। इससे पहले कि मैं एग्जाम्पल से इसे और एक्सप्लेन करूं, मैं एक चीज को क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो लिक्विड और एक्वस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सो सिंपल मैं उसे एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। NaCl एक्वस और NaCl लिक्विड, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। एक्वस का सिंपल मतलब होता है कोई भी कंपाउंड या फिर एलिमेंट उसका सॉल्यूशन वाटर के अंदर में। मतलब जब मैं NaCl को पानी में डालूंगा और जब उसे मैं अच्छी तरीके से डिसॉल्व कर दूंगा, जो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा वो रहेगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। सो ये होता है एक्वस। सो अब लिक्विड का मतलब क्या होता है। लिक्विड सिंपल NaCl लिक्विड का मतलब अगर मुझे NaCl को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है सो मुझे NaCl को पहले मेल्ट करना पड़ेगा और मेल्ट करने के बाद जो मिलेगा वो रहेगा लिक्विड स्टेट ऑफ NaCl। सो ये सिंपल डिफरेंस है आपका एक्वस और लिक्विड में। सो हम लोगों ने देखिए कि जो फिजिकल स्टेट है उन्हें हमें लिखना पड़ता है हमारे केमिकल रिएक्शन के नीचे में। मतलब नीचे में इन द सेंस उसका जो आप बोल सकते हो सफिक्स, जो नीचे में जो सफिक्स होता है वहां पे हम लोग लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करे। सो इसमें नाइट्रोजन जो है उसके सफिक्स में G लिखा हुआ है, ऑक्सीजन इसके सफिक्स में G लिखा है और नाइट्रिक ऑक्साइड इसके सफिक्स में मैंने G लिखा हुआ है। G मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि नाइट्रोजन जो है गैस है इसलिए यहाँ हम लोगों ने G लिखे, ऑक्सीजन वो एक गैस है इसलिए हम लोगों ने G लिखे, और NO नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी गैस है इसलिए हम लोगों ने G लिखे। या तो आप इसके सफिक्स में भी लिख सकते हो या फिर इसके जस्ट बाजू में भी लिखा जा सकता है ब्रैकेट के अंदर में, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप उस हिसाब से लिख सकते हो। तो ये तो पहला स्टेप जिसमें हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग हमारे केमिकल इक्वेशंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। स्टेप नंबर 2 जिसके थ्रू हम लोग हमारी जो केमिकल इक्वेशंस है इन्हें और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं वो ये है कि जान लेना डिफरेंस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। मतलब जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन है इनका मतलब क्या होगा। सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये है क्या। तो शुरुआत करते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस जिसमें आपकी जो हीट है वो इवॉल्व होगी, बाहर की ओर आएंगी। जैसे कि मैंने एक सिंपल सिंबल के थ्रू बताया कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसमें जो हीट है वो आपकी बाहर की ओर रिलीज होंगी, बाहर की तरफ आएंगी, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के सिंपल एग्जांपल, पहला रेस्पिरेशन। जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस बाहर की ओर लेते हैं तो जो हमारी सांस बाहर आती है वो थोड़ी गर्म होती है। दूसरा एक एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, आप एक बीकर लीजिए, उसमें आप जो चूना होता है क्विकलाइम उसे डालिए और उसके बाद वाटर डालिए। आप लोग थोड़ी देर के बाद जो बीकर है उसे टच कीजिए, आपको महसूस होगा कि जो बीकर है उसका टेम्परेचर अब बढ़ चुका है। ये हुआ क्यों? ये सारे के सारे जो रीजंस है मतलब जो सारे के सारे इफेक्ट है वो हो रहे हैं आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से। हीट जो है यहाँ पे बाहर की ओर रिलीज हो रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन की कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट है ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो आपकी हीट है वो एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि एक और यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाया है जिसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो आपका हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, अंदर की ओर जा रही है। इसका सिंपल एग्जांपल है कुकिंग।
कुकिंग के दौरान जो आपका हीट है वो एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद हमारा जो कुक है वो मतलब जो हमारा फूड है वो कुक होता है। उसके बाद एक और एग्जांपल, जो हम लोग वाटर हीट करते हैं तो जो वाटर है आपका हीट को एब्जॉर्ब करता है। सो जो कुकिंग और हीटिंग दोनों के दोनों केमिकल रिएक्शन ही है और यहाँ पर आपका जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, इसीलिए हम लोग इन्हें बोल रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक और स्टेप जिसे हम लोग फॉलो करके हमारी जो केमिकल इक्वेशन है उसे और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, वो ये है कि हम लोग जो है फिजिकल जो कंडीशंस है जिसमें हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है उन कंडीशंस को लिखें। सो कंडीशंस का मतलब क्या है? कंडीशन का सिंपल मतलब कि आपकी जो रिएक्शन है वो किस टेम्परेचर पर हो रही है, किस प्रेशर पर आपकी रिएक्शन जो है वो हो रही है, या फिर हम लोगों ने कोई चीज इस्तेमाल की है क्या उस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। सो इन सारी चीजों को लिखना केमिकल रिएक्शन में, उसके थ्रू हम लोग हमारी जो केमिकल रिएक्शन है उसे और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं और उसी को कहते हैं हम लोग जो कंडीशंस है उन्हें लिखना जिसमें हमारी केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है। इसके हम लोग कुछ सिंपल एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करके जो है CH3OH फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, पहले तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पहली बार पढ़ा था कि हम लोग फिजिकल स्टेट्स को जो है वो लिखा, मतलब गैस गैस और ये लिक्विड। उसके बाद अब यहाँ पर जो हम लोग कंडीशन है वो कंडीशन को हम लोग इस एरो के या तो ऊपर भी लिखी जा सकती है या फिर इस एरो के नीचे भी लिखी जा सकती है, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप वहां लिख सकते हो, या तो अबव या फिर बिलो। और उसके बाद आप लोग जो है आपका प्रोडक्ट लिख दो। सो इस तरीके से हम लोग कंडीशंस को मेंशन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 340 एटीएम। 340 एटीएम मतलब जो 348 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके ऊपर आपकी जो रिएक्शन है वो हो रही है। इसका बस इतना ही मतलब है। इसका हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, C2H4 जो कि गैसियस है जिसके लिए हम लोगों ने G लिखा हुआ है, रिएक्ट हो रहा है H2 के साथ जो कि अगेन गैस है। और उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने एरो के नीचे लिखा हुआ है 250 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर मतलब कंडीशन है आपकी, मतलब 250 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस पर आपकी जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस होंगी। इस कंडीशन पर वो रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस होंगी और C2H6 जो कि गैस है वो यहाँ पर फॉर्म होगी। उसके बाद मैंने एक और चीज यहाँ पर लिखी है Ni मतलब एक निकल। कुछ कुछ रिएक्शंस होती है जिसमें हम लोग अलग से एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं उस केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, और उसे हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट, मतलब एक ऐसा चीज, एक ऐसी एलिमेंट या कंपाउंड जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग हमारी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए। इसका एक सिंपल बहुत इजी एग्जांपल है, हम लोग जब आग जलाते हैं अगर उसमें हम लोग केरोसिन डाले तो वो जो आग है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, वो और ही ज्यादा जोर से जलना शुरू हो जाती है। तो ये सिंपल एग्जांपल है कैटलिस्ट का, क्योंकि बर्निंग एक केमिकल रिएक्शन है और इसमें जब हम लोग केरोसिन को डालते हैं तो जो बर्निंग वाली केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। ये सिंपल एग्जांपल है कैटलिस्ट का। आप कैटलिस्ट का मीनिंग इस तरीके से याद रख सकते हो। और इस रिएक्शन में हम लोगों ने निकेल को यूज किया है एज ए कैटलिस्ट और इसीलिए जो निकेल है इसे हम लोगों ने एरो के ऊपर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग हमारी जो केमिकल रिएक्शंस है उसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। पहले तो आप फिजिकल स्टेट लिखिए, उसके बाद किस कंडीशन पे वो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो मेंशन कीजिए और इस तरीके से आप अपनी केमिकल रिएक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। एक और चीज जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार हम लोग जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है वहां पर हम लोग हीट करते हैं और कभी कभार वो जो केमिकल रिएक्शन है उसमें हम लोग कूल भी करते हैं। जब भी हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन में हीटिंग कर रहे हैं उस एरो के ऊपर में, मतलब ये जो एरो है इसके ऊपर में डेल्टा का साइन लगाते हैं और ये डेल्टा का साइन हमें बताता है कि जो केमिकल रिएक्शन है वहां पर हीटिंग हो रहा है। और इसका जस्ट अपोजिट अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कूलिंग हो रहा है तो हम लोग जो है उल्टा, मतलब जो अपोजिट डेल्टा है उसका इस्तेमाल करते हैं। और इस टाइप का जो इन्वर्ट उल्टा वाला जो डेल्टा है वो हमें बताता है कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसमें कूलिंग हो रहा है करके। तो ये था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का पार्ट 3। अगर इस पार्ट में आपको कोई भी चीज ना समझी हो तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं, मैं उस चीज को फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको और भी कोई एक्स्ट्रा में इस टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उस बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच आज का वीडियो देखने के लिए और मैं होप करता हूँ कि आप आगे वाले जो पार्ट है वो भी देखते रहे।